बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर देश दुनिया की ताजा ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में आपको बताएंगे। आज पूरे देश के अंदर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक है भारत बंद, और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बताएंगे उड़ीसा से लेकर बिहार और बिहार के साथ में उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर के अंदर राजनीतिक पार्टियों ने किया है जमकर समर्थन, और इसी के साथ में सड़कों पर उतरकर भारत बंद का समर्थन करने को लेकर भी कई सारी पार्टियों की तरफ से आई है बड़ी जानकारी। इसी के साथ चलेंगे एक और महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर आपको बताएंगे उड़ीसा और बिहार के अंदर भी बड़ी संख्या में भारत बंद का किया गया है ऐलान, और इसी के साथ में दोस्तों हिमाचल से लेकर हरियाणा के अंदर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लेकर भी बड़ी जानकारी आ रही है। एक एक करके चलेंगे सभी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी किसानों के द्वारा बुलाए गए इस भारत बंद का करते हैं समर्थन, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद और किसानों के द्वारा बुलाए गए इस बंद का करते हैं समर्थन, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा और हाँ जरूर लिखेगा। चलते हैं पहली और महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि किसानों के ऐलान के साथ ही आज सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे यानी 12 घंटे का बंद लगातार चालू है, और इस बीच कई जगह से बंद के सफल होने की खबर भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि तीनों कृषि कानून को लेकर चल रहे किसानों के आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के बाद दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन को अब देश भर के अंदर पहुंचाया जा रहा है, जहां पर आज यानी शुक्रवार को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लगातार किसानों ने भारत बंद का ऐलान कर रखा है, और ऐसे में बड़ी संख्या में किसानों के समर्थन में कई सारे संगठन आ गए हैं। आपको बता दें कि किसान मोर्चा ने भी इस पर अपना बयान देते हुए कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा के साथ साथ देश के मजदूर संगठन, छात्र संगठन और बार संगठन के साथ साथ राजनीतिक दलों और सरकारी कर्मचारियों की तरफ से इस बंद का पुरजोर तरीके से समर्थन किया जा रहा है। किसान मोर्चा ने भारत बंद के तहत आज दुकानें, मॉल, बाजार और संस्थानें बंद रहेगी इसका ऐलान कर दिया है, और ऐसा देखने को भी मिल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि छोटी बड़ी सड़कों पर भी जाम देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में एम्बुलेंस के साथ साथ अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेगी। दिल्ली के अंदर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आपको बता दें किसान नेता दर्शन पाल सिंह की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली की जिन सीमाओं पर किसानों के धरने चल रहे हैं वे सड़कें पहले बंद थी, लेकिन वैकल्पिक तौर पर रास्तों को खोल दिया गया था, लेकिन आज वह एक बार फिर से बंद होने वाली है। और इसी के साथ में उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि इस बंद के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से किसानों का समर्थन करें, और इसी के साथ में किसानों और कार्यकर्ताओं को हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह की बहस में ना पड़े। इसी के साथ में आपको बता दें कि राजनीतिक दलों की तरफ से भी अपना समर्थन दिया गया है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि इस बंद का करेंगे समर्थन, और इसी के साथ में CPIM जैसी कई सारी और पार्टी है जिसने समर्थन किया है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर किसान संगठनों का भारत बंद, हिमाचल से लेकर चंडीगढ़ की बसें भी बंद रहेगी, इस तरह का भी ऐलान हुआ है। आपको बता दें कि हिमाचल पथ परिवहन निगम ने दिल्ली और पंजाब रूट पर बस सेवा बंद रखने का निर्णय लिया है, और इसी के साथ में एक और अपडेट है जहां पर गाजियाबाद की तरफ आने वाले NH भी बंद रहेंगे, इसका ऐलान किया गया है। और इसी के साथ में उड़ीसा के अंदर यूनिवर्सिटी और कॉलेज को पूरी तरह से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बंद रखने का ऐलान किया गया है। इसी के साथ में आपको बता दें कि बिहार के अंदर भी बंद का जबरदस्त तरीके से समर्थन देखने को मिल रहा है, जहां पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार के अंदर हमारी पार्टी करने वाली है पूरी तरह से बिहार को बंद, और हम लाठियों से डरने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की तरफ से RJD कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज होने और बाद में बिहार के विधानसभा में विपक्षी विधायकों के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले को लेकर जबरदस्त तरीके से हमला करते हुए बिहार में बंद का आह्वान किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार विधानसभा में हुई घटना को लेकर 26 मार्च यानी आज महागठबंधन काला दिवस मनाएगा, और बिहार बंद का ऐलान किया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार पुलिस JDU की हो गई है। उन्होंने सत्ता पक्ष को चेतावनी वाले लहजे में कहा है कि वह डरने वाले नहीं है, अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। इसी के साथ में किसानों के संगठन के द्वारा बुलाए गए बंद का करेंगे समर्थन, और इसी के साथ में काला दिवस भी मनाया जाएगा। RJD की तरफ से खुले तौर पर ऐलान किया गया है। और एक और जानकारी की माने तो पंजाब के पटियाला के अंदर किसानों के बंद को समर्थन देते हुए पटियाला के अंदर मुख्य राष्ट्रीय मार्ग पर भी बंद का ऐलान किया गया है, और इसी के साथ में व्यापारी संगठन ने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया है। रुक करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जिसमें केंद्र की सत्ताधारी मोदी सरकार के शासनकाल के दौरान देश के अंदर विकास के नाम पर या तो देश का निजीकरण किया जा रहा है या फिर बड़े बड़े बैंकों और कंपनियों के द्वारा घोटाले किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक बड़े घोटाले को लेकर CBI द्वारा भंडाफोड़ किया गया है। खबर के मुताबिक दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रमोटर्स कपिल और धीरज वाधवा के खिलाफ 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यह पहले से ही जेल के अंदर बंद है, और ऐसे में बताया जा रहा है कि DHFL के प्रमोटर कपिल और धीरज ने फर्जी होम लोन मंजूर किए और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1880 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी भी हासिल की है। यह सारा फर्जीवाड़ा मुंबई के वांद्रा स्थित DHFL ब्रांच में हुआ। 2017 से लेकर 2019 के बीच में कपिल और धीरज ने 2.6 लाख फर्जी होम लोन खाते खोले और लगभग 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होम लोन मंजूर करा लिया, जिसमें 11,755 करोड़ रुपए की नकली कंपनियों से लोन दिखाया गया। और इसी के
के साथ में इस पूरे मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से मोदी सरकार पर चुटकी ली गई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12,000 करोड़ रुपए यानी 2.6 लाख फर्जी होम लोन खातों में वितरित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में गरीब महिला के तस्वीर के साथ एक एडवर्टीजमेंट दिया गया था, जिसके खुलासे के बाद काफी ज्यादा आलोचना भारतीय जनता पार्टी की हुई थी, जिसको लेकर अब महुआ मोइत्रा ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी के साथ में आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उस प्रचार के बाद से बीजेपी से कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कई सारे गंभीर सवाल अब एक बार फिर से खड़े हो गए हैं, जिसका जवाब बीजेपी को देना है। एक और जानकारी की माने तो राज्यसभा में हाथ जोड़कर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि शहीद किसानों की अनदेखी बंद करे, परिजनों को आर्थिक पैकेज दे। राज्यसभा के अंदर वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी की ओर से चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर लताड़ लगाते हुए कई सारे सवाल पूछे हैं। आपको बता दें कि हुड्डा ने कोरोना काल की चर्चा करते हुए कोरोना के दौर में जब देश भर के अंदर अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी थी, तब देश के किसानों ने ही खेती से अपना पसीना बहाया और अर्थव्यवस्था की रक्षा की। इसके बदले सरकार ने किसानों के साथ क्या सलूक किया, कृषि का बजट ही घटा दिया। यानी कुल मिलाकर उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए हैं और किसानों को राहत पहुंचाने के लिए मोदी सरकार से अपील की है। देखते हैं सरकार इस बात को मानती है या नहीं मानती है। चलते हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ, जिसमें अयोध्या में मुफ्त सैर कराने के बीजेपी नेता के वादे को लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस थमा दिया है, जहां पर कथित तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर की गई भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख दिलीप घोष के टिप्पणी के साथ साथ कई और बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई करते हुए उन सभी को नोटिस इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें, पश्चिमी वर्धमान जिले के पांडवेश्वर सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी को मतदाताओं से चुनाव जीतने के बाद उन्हें अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की मुफ्त सैर कराने का वादा महंगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस थमा दिया है और अधिकारियों से मामले में रिपोर्ट तलब कर ली है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि किसान नेता राकेश टिकैत की ओर से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एक बार फिर से चुनौती दी गई है। कहा हिम्मत है तो हेलीकॉप्टर से उतरकर दिखाए मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा सरकार पर जमकर हमला किया। टिकैत ने एक बार फिर से दोहराते हुए किसान आंदोलन को लेकर कहा कि किसान आंदोलन चलता रहेगा। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि सरकार किसानों को मजदूर बनाना चाहती है, उनकी जमीनें छीनना चाहती है। राकेश टिकैत ने मनोहर लाल खट्टर सरकार के साथ साथ खुद मनोहर लाल खट्टर को चुनौती देते हुए कहा कि अगर सीएम मनोहर लाल खट्टर में हिम्मत है तो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर दिखाए। टिकैत ने कहा कि एक पाइप पर झंडा क्या लगा दिया, सरकार ने इतनी बड़ी बात बना दी और वैसे भी लाल किला तो सरकार का है ही नहीं, यह तो कॉर्पोरेट के हाथ में चला गया है, सरकार ने कॉर्पोरेट को दे दिया है। टिकैत ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रही है। टिकैत ने सरकार से रेलवे, बीएसएनएल समेत देश की बड़ी बड़ी संपत्तियों को बेचने को लेकर भी जमकर अपने निशाने पर सरकार को लिया है। और इसी के साथ में इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने भारत बंद से पहले सरकार को कहा था कि सरकार जो किसानों के आंदोलन को बांटने की कोशिश कर रही है, किसान बंटने वाला नहीं है, किसान फिर से दिल्ली आएंगे और बैरिकेड्स तोड़ कर आएंगे। और इसी के साथ में आपको बता दें कि असम के साथ साथ पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव प्रचार प्रसार पहले फेज के लिए थम चुका है। यानी कल होने वाले हैं चुनाव, जिसमें पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर होंगे चुनाव और इसी के साथ में असम के अंदर भी पहले चरण के मतदान को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। असम विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 47 सीटों पर होंगे चुनाव, जिसमें 267 प्रत्याशियों की किस्मत आजमाइश चल रही है, जहां पर शनिवार यानी कल होने वाला है मतदान, जिसमें 42 सीटें ऊपरी असम की हैं और 11 जिलों की सीटें हैं। कुल मिलाकर 5 सीटें सेंट्रल असम के इलाके से आती है। इनमें बड़ी संख्या में हिंदू असमिया मतदाताओं के साथ साथ चाय बागान के अनुसूचित जनजाति के मतदाता निर्णायक भूमिका में है। और इसी के साथ में असमिया मतदाता सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लागू करने के खिलाफ, जबकि चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासी समुदाय के लिए दिहाड़ी मजदूरी एक अहम मुद्दा है। असम के अंदर पिछले चुनाव में 47 में से 27 सीटें बीजेपी को मिली थी, 8 सीटें असम गण परिषद को, 9 सीटें कांग्रेस पार्टी को, AIUDF को 2 सीटें जबकि 1 सीटें अन्य पार्टी को मिली थी। असम में विपक्षी मोर्चा इस बार मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और इसीलिए माना जा रहा है कि 47 सीटों पर होने वाले चुनाव में अच्छा खासा बहुमत विपक्षी पार्टियों के साथ भी जा सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों 47 में से कितनी सीटें असम के अंदर विपक्षी पार्टी जीतेगी, कांग्रेस पार्टी, AIUDF और BPF पार्टी को मिलने वाली है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जिसमें बंगाल के अंदर पत्रकार अंजना ओम कश्यप की फजीहत देखने को मिली है, जहां पर उन्होंने ममता बनर्जी के गढ़ नंदीग्राम में जाकर पूछा कि क्या नंदीग्राम का विकास हुआ है, तो सभी लोगों ने हाथ खड़ा करके हाँ बोल दिया। और जब उन्होंने कहा कि किनको लगता है कि नंदीग्राम में कोई विकास नहीं हुआ है, तो एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, जिसके बाद न्यूज चैनल पर सन्नाटा देखने को मिला और कुल मिलाकर लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर लोगों में एक अजब विश्वास देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल के अंदर एक बार फिर से हैट्रिक लगाने के लिए ममता बनर्जी तैयार है। इस तरह के कई दावे बड़े बड़े सामने आए हैं। हालांकि इन दावों को लेकर 2 मई को अंतिम रिजल्ट आएगा और एक
एक और जानकारी की माने तो मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत को याद आई महाभारत, बोले अभिमन्यु का भी छल से वध हुआ था। मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को याद आई है महाभारत। उन्होंने अभिमन्यु से तुलना की है, हालांकि उन्होंने खुलकर नहीं बोला है कि वो अपने बारे में बोल रहे हैं, लेकिन इस तरह से कुर्सी जाने के बाद अभिमन्यु की याद आना यह स्पष्ट दिखाता है कि महाभारत के प्रसंग के माध्यम से हो सकता है मुख्यमंत्री अपने साथ हुए नाइंसाफी की याद दिला रहे हो। और एक और अपडेट की माने तो बीजेपी के विधायक के साथ पुलिस कर्मी की तैनाती पुलिस वालों के लिए बड़ी मुश्किल साबित हो रही है, जहां पर बीजेपी विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं कई सारे पुलिस वालों ने और बताया है कि किस तरह से उनसे घरेलू कार्य कराए जाते हैं सुरक्षा के नाम पर। एक और अपडेट की माने तो महाराष्ट्र के अंदर संजय राउत ने सोनिया गांधी की जगह शरद पवार को यूपीए का चीफ बनाने को लेकर एक बार फिर से हुंकार भरी है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से शरद पवार को प्रोग्रेसिव अलायंस के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त करने की बात कही है। इसी के साथ में दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा रद्द होने को लेकर कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने राज्य सरकार से सवाल पूछे हैं और योगी सरकार पर भी कई सारे सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि वीडीओ 2018 की परीक्षा देकर युवाओं ने 2021 तक नियुक्ति का इंतजार किया है, तारीख पर तारीख आती है, नियुक्ति न मिलती है, हर कोई तारीख एक पत्थर की तरह चोट करती है। और कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने आगे ट्वीट करते हुए लिखा, सीएम साहब के प्रचार में ही बाहर है मगर यूपी का युवा नौकरी से बाहर है। और इसी के साथ में प्रियंका गांधी ने भर्ती को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। वहीं पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने घर के बाहर लगाई नेम प्लेट, अपने आप को जबरिया रिटायर्ड बताया है, यानी सरकार की तरफ से उनको जबरन रिटायर किए जाने को लेकर उनकी तरफ से विरोध दर्ज कराया गया है। और एक और जानकारी की माने तो तमाम विवादों के बाद भी सरकारी बैंकों का निजीकरण होगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का भी बयान सामने आया है। आपको बता दें कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के निजीकरण को लेकर सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं, इस संदर्भ में प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि आरबीआई कीमत और वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार के लिए अपने सभी नीतिगत उपायों के उपयोग को लेकर प्रतिबद्ध है। और इसी के साथ में शक्तिकांत दास ने टाइम्स नेटवर्क से बातचीत के दौरान कहा कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर बैंकों के निजीकरण को लेकर सरकार के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं और जल्द ही इसको लेकर अंतिम निर्णय सामने आ जाएगा। आपको बता दें कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से 2021-22 का बजट पेश करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंक और एक साधारण बीमा कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव किया है। एक सवाल के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आर्थिक रिवाइवल के लिए 2021-22 के लिए आरबीआई के 10.5% वृद्धि अनुमान को घटाने की जरूरत नहीं लगती है। इसी के साथ में निजीकरण लगातार जारी रहेगा। कुल मिलाकर ये जानकारी दे दी गई है। एक और अपडेट की माने तो खनन विधेयक के खिलाफ कोर्ट जाने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश। और इसी के साथ में दिल्ली सरकार को लेकर आए जीएनसीटी एक्ट को लेकर भी विरोध बदस्तूर जारी है। और इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने जानकारी देते हुए कहा है कि खनन और खनिज संशोधन विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यहाँ पर्यावरण के कानूनों और न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। इसी के साथ में एक और अपडेट है जहाँ पर प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के अंदर नन की सुरक्षा को लेकर खोखले बयान पर गृह मंत्री को घेरा है। और एक और अपडेट की माने तो बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार। एनसीपी से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि पवार यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और ममता बनर्जी के लिए बंगाल में प्रचार कर सकते हैं। पवार चुनाव प्रचार के लिए तीसरे चरण में आ सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेता प्रदीप भट्टाचार्य ने एनसीपी के नेता को तृणमूल कांग्रेस के प्रचार से दूर रहने के लिए पत्र भी लिखा है। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो बरमूडा वाले बयान को लेकर सफाई देते हुए दिलीप घोष ने आपत्ति ही इसलिए बोला है, ये बयान दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर लगातार विवादास्पद बयान आ रहे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक ऐसा बयान दिया था जिसकी काफी ज्यादा निंदा हुई थी। और इस मामले को लेकर अब दिलीप घोष ने सफाई देते हुए कहा कि मुझे बुरा लगा था, इसीलिए मैंने ये बयान दिया है। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बंगाल और असम में 2 अलग अलग रणनीति पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बीजेपी का ये मापदंड है जहां पर बीजेपी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर पश्चिम बंगाल में बड़ी बड़ी बातें कर रही है और असम में आकर शांत हो जाती है, यानी बीजेपी दोहरे मापदंड पर काम कर रही है। एक और जानकारी की माने तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू करने की मांग खारिज कर दी गई है। दरअसल दोस्तों विनीत जिंदल ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को एक पत्र लिखकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने न्यायालय को लेकर जो टिप्पणी की है वह न्यायालय की गरिमा को धूमिल करता है, लेकिन अटॉर्नी जनरल से ये पूछा अवश्य गया था, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने इसे मना करते हुए कहा कि ऐसा नहीं होगा। और एक और जानकारी की माने तो महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने देश भर के अंदर किया है एक बार फिर से प्रदर्शन। यही एक जानकारी है जहां पर बिहार शरीफ में कांग्रेस पार्टी के नेता उतरे हैं मैदान में, कार्यकर्ताओं ने जमकर किया है विरोध। और इसी के संदर्भ में एक और जानकारी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी के कार्यक्रम में कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, जिसको लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं और प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि आखिर इस तरह से भीड़ जमावड़ा करके प्रधानमंत्री क्या कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका जवाब जरूर देना चाहिए। और ऐसे में क्या ऐसी रैलियां करने से भारत के अंदर कोविड खत्म हो जाएगा, क्या कोरोना समाप्त हो जाएगा? एक और जानकारी की माने दोस्तों तो चुनाव का असर है, नुकसान सहकर भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने नहीं दे रही है सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल के दाम को काबू करने की कोशिश चल रही है। आपको बता दें कि 24 मार्च को दाम में मामूली कमी का ऐलान किया गया है। जानकारी की माने तो तेल कंपनियों ने कीमत की समीक्षा की नियमित प्रक्रिया पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इसकी वजह से यह माना जा रहा है कि 5 राज्यों में हो रही चुनाव में पेट्रोल डीजल की और महंगाई के बढ़ते मुद्दे के तूल पकड़ने के बाद सरकार ये फैसला ले रही है। दरअसल तेल कंपनियां गुरुवार को लगभग 6 महीने बाद लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की है। बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की गई है, यानी कुल मिलाकर सरकार चुनाव के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करती है। और देखना जरूरी होगा कि क्या जनता इस पूरे मामले को लेकर समझ पाएगी और कैसे मोदी सरकार को इस पूरे मामले पर जवाब देती है। इसी के साथ में दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं प्रधानमंत्री का विकल्प, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल सरकार को कमजोर करने का आए दिन प्रयास करती है। ये कहना है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा है कि भाजपा पिछले दरवाजे से दिल्ली में कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। जीएनसीडीटी बिल के माध्यम से जनता से चुनी गई सरकार के अधिकार को छीना जा रहा है। वहीं पर केजरीवाल से डरने के कारण ही मोदी सरकार ये काम कर रही है। इसी के साथ में दोस्तों ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची भारतीय जनता पार्टी, कहा सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगा जा रहा है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 27 मार्च को मतदान है। इससे पहले भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा का आरोप है कि ममता बनर्जी सांप्रदायिक आधार पर वोट मांग रही है। पूर्वी मिदनापुर के अंदर ममता बनर्जी की जनसभा के दौरान दिए गए भाषण के आधार पर भाजपा ने ममता बनर्जी के वीडियो को दिखाकर इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की है। और एक और जानकारी की माने तो पोल के नतीजे हमने आपको बंगाल और असम के बताए थे और अभी अपडेट है जहां पर तमिलनाडु में क्या नतीजे रहने वाले हैं। कुल मिलाकर सभी ओपिनियन पोल के नतीजे जो आखिरकार बता रहे हैं वो यह बता रहे हैं कि तमिलनाडु के अंदर इस बार फिर से महापरिवर्तन होने जा रहा है और 165 से ज्यादा सीटें जीतकर डीएमके कांग्रेस पार्टी गठबंधन सरकार बनाएगी और एआईएडीएमके गठबंधन को 57 सीटें मिलने वाली है। वहीं पर आदर्श पार्टी को 12 सीटें मिल सकती है। रुक करते हैं एक और जानकारी की तरफ जहां पर एसआई प्रशांत यादव मामले को लेकर अखिलेश यादव ने घटना पर दुख जताया है और कहा कि यूपी में पुलिस कर्मियों का न वेतन निश्चित है और न ही जीवन। वहीं पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने देशमुख के मामले को लेकर कहा कि देशमुख का कोई इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा। अगर उनका इस्तीफा मांगा जाता है तो यह एक गलत उदाहरण तय हो जाएगा और गलत मिसाल तय हो जाएगी जो आगे आने वाले दिनों के अंदर भी गंदी राजनीति को प्रमोट करने वाली है। इसी के साथ में संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी पर कई सारे आरोप मढ़े हैं और एक बार फिर से ऐलान कर दिया है कि राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार पूरी तरह से महाआघाड़ी सरकार पूरी तरह से मजबूत है। और यही नहीं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी शिवसेना के सांसद संजय राउत के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार को यूपीए की बागडोर संभालने की बात कही थी, जिस पर नाना पटोले ने कहा कि शिवसेना यूपीए का हिस्सा नहीं है, इसलिए इस बारे में बात करने का उसको नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले की शिकायत सीएम उद्धव ठाकरे से कर दी है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि फेविकोल का जोड़ है महागठबंधन का, किसी भी कीमत पर राज्य में टूटने वाला नहीं है। मजबूती से अभी तक जैसे चलता आया है वैसे ही आगे भी चलता रहेगा। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो यूपी में महिलाओं से संबंधित अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मायावती ने कहा कि ध्यान दे सरकार। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने प्रदेश की योगी सरकार को नसीहत देते हुए हमला बोला है। मायावती ने उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ते महिलाओं के प्रति अपराध को लगाम लगाने की सलाह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को दे दी है। इस दौरान मायावती ने पीलीभीत, गोंडा और झांसी के घटनाओं का भी जिक्र किया है। रुक करते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ जिसमें उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट है। जेडीयू भी उतारेगी अपने प्रत्याशी, राष्ट्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद इसकी तैयारी भी कर ली गई है। कुल मिलाकर ये सारी बड़ी अपडेट आज इसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। और दोस्तों भारत बंद को लेकर आप लोग के पास क्या कुछ अपडेट है, अपनी राय जरूर लिखिएगा। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। इसी के साथ में दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए क्या भारत बंद होने के बाद कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा सरकार के स्टैंड में या नहीं। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।